Hello friends, welcome to KTP Classes app and Success with MBS Classes YouTube चैनल। तो आप सभी का एक बार फिर से KTP क्लासेस ऐप पर और सक्सेस विद MBS क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो भी टॉपिक रहेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे। हरियाणा के अंदर जो एएलएम का एग्जाम होगा उसके लिए हमें क्या डिटेल से जानना है, क्या कुछ हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, क्या है हमारे पास स्टडी प्लान रहेगा और एग्जाम की दृष्टि से क्या है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, सारा हम एक एक करके यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्या है हरियाणा के अंदर एएलएम की जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को अब क्या है रेगुलर तरीके से क्या है शुरू कर दीजिए। बिल्कुल देरी ना करें, क्योंकि एग्जाम अगर सुनने में जैसे आ रहा है, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जो बोर्ड है वो काफी क्या एक्टिव दिखता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चा हरियाणा के अंदर लाइनमैन की जो तैयारी कर रहा है और उसको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में दिक्कत है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो रोल है काफी इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकल एग्जाम जैसे कि इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो भी एग्जाम है उसके अंदर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट रोल ये क्या है अदा करती है। यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे डिस्कस करने हैं। ठीक है, एक एक करके हम आपको सारी बातें क्लियर करेंगे यहाँ पर। और जो भी बच्चा तैयारी करने के इच्छुक हो तो वो क्या है हमारे साथ जुड़कर रेगुलर अपनी तैयारी क्या है कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये आपसे दावा है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर 100% तो मैं आपको नहीं बोल सकता, लेकिन 90% की बात करें या फिर 95% की बात करें, आपका मैटर कवर करवाया जाएगा और बढ़िया से बढ़िया सारा जो मैटर आपको क्या यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा स्टडी प्लान हमारा क्या रहेगा, किस तरह से मैंने इन सभी को डिवाइड कर रखा है। और हरियाणा एएलएम का हमारा मुख्य टारगेट रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्टूबर के अंदर क्या एग्जाम इनका होना संभव हुआ है। ठीक है, एग्जाम अक्टूबर में हो सकता है और शायद अगस्त के अंदर जैसे बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, तो अगस्त के अंदर क्या है इनका जो एग्जाम शेड्यूल है वो जारी हो सकता है। ठीक है, तो देरी ना करें, जो भी बच्चा तैयारी करने की इच्छुक हो तो वो हमसे क्या जुड़ सकते हैं। तो देखिए मैंने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को 6 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पर 6 कौन कौन से भाग हैं इनका मैं आपसे डिटेल से बातें बताता हूँ। देखिए सबसे पहला जो पार्ट हमारे पास है, इसके अंदर जो भी टॉपिक रहेंगे, जो भी चैप्टर रहते हैं वो कौन कौन से हमें डिस्कस करने हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट होता है वो होता है, सबसे पहले हमें बात करनी पड़ती है सेफ्टी एंड प्रिकॉशन की। ठीक है, हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में सेफ्टी की बात करनी जरूरी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप कर रखा है आपने, ठीक है ना, आईटी किसी ने आईटी डिप्लोमा कर रखा होगा, तो सबसे पहले जो भी आप एएलएम की जिस तैयारी कर रहे हो, अगर आप एचएसएससी एएलएम के अंदर आपका सिलेक्शन हो भी गया, ठीक है ना, उम्मीद है बिल्कुल आपका सिलेक्शन आप सभी का होगा। तो आपका अगर सिलेक्शन जैसे हो जाता है उसके बाद आपको सबसे पहले यही बात ध्यान रखनी होती है सेफ्टी के ऊपर, क्योंकि आजकल जैसे हम देख रहे हैं ना इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर जितने भी सब स्टेशन वगैरह है वहां पर क्या है जो एक्सीडेंट वगैरह क्या है ज्यादा होते हैं, तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सेफ्टी पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट यही बनेगा सेफ्टी का। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, बिल्कुल टू दी पॉइंट बातें करनी होती है इसके अंदर। थ्योरेटिकल पोर्शन में कौन कौन से क्वेश्चन उठते हैं सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारा चैप्टर हम कवर करेंगे सेफ्टी का। उसके बाद बात बनती है चालक, कोचालक और अर्धचालक, यानी कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। लैंग्वेज की मैं आपको बात बताऊं तो साथ साथ में हिंदी भी रहेगी। ठीक है, हिंदी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। प्योर हिंदी यानी कि जो बिल्कुल निमी पैटर्न होता है वो आपको नहीं मिलेगा। स्पष्ट बात जो है, निमी पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, निमी पैटर्न की बातें आपको समझ भी नहीं आएगी। ठीक है ना, जो बेसिक बातें होती है यानी कि चालक आपको बताए, चालक को बोलते हैं कंडक्टर, तो इस तरह से क्या है बेसिक सारे पॉइंट हम यहाँ पर कवर करेंगे। और जो लैंग्वेज की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जैसे साथ में जो टेक्निकल वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ इंग्लिश के अंदर भी और वो हिंदी में भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो दोनों पॉइंट यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। तो चालक, कुचालक, अर्धचालक ये अलग से चैप्टर है कंप्लीट, ये हम करेंगे। डीसी परिपथ, आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया जिसके अंदर डीसी परिपथ से कम 4 से 5 क्वेश्चन ना पूछा गया हो। डीसी परिपथ काफी इंपॉर्टेंट एक हमारे पास चैप्टर बनता है, तो इसको हम काफी अच्छे वे से क्या है कवर करेंगे। जैसे इसके अंदर होता है वोल्टेज है, करंट है, इसके अंदर
जैसे उसके बाद प्रतिरोध है, फिर चार्ज होता है इसके अंदर, उसके बाद क्या होता है पावर है, केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, सब कुछ इसके अंदर क्या हम डिस्कस करने वाले हैं डीसी सर्किट के अंदर। और इसी का साथ सगा भाई है कौन सा, एसी परिपथ। डीसी परिपथ के बाद हम पढ़ेंगे एसी परिपथ को, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या बच्चों को इसी में कंफ्यूज होता है, और यहाँ पर मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे वो पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बाद हम पढ़ेंगे एसी परिपथ के अंदर, जैसे फॉर्म फैक्टर है, पीक फैक्टर है, आरएमएस वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, ठीक है, औसत मान है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे एसी परिपथ के अंदर। उसके बाद हमारे पास बनता है एक चुंबकत्व का टॉपिक, जिसके अंदर से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म की बात करें तो ये भी हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में एक मैंने छोटा टॉपिक और लिखा है यहाँ पर, बहुकला प्रणाली यानी पॉलीफेज सिस्टम। पॉली का मतलब बहुत, ठीक है, बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा, उसे क्या बोलते हैं पॉली। तो पॉली कला यानी हमारे पास क्या है, पॉलीफेज, कला का मतलब फेज, पॉलीफेज सिस्टम हमें डिस्कस करना है। इसके अंदर क्या होता है, स्टार कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन है, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, बहुकला प्रणाली के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, बैटरी का चैप्टर रहेगा। बैटरी भी काफी इंपॉर्टेंट है, बैटरी को बिल्कुल हम क्या है डिटेल से जानेंगे, कौन कौन से हमारे पास प्राइमरी सेल है, कौन कौन से हमारे पास सेकेंडरी सेल है, लेड एसिड बैटरी कैसे होती है, निकल कैडमियम बैटरी कैसे होती है, वोलेटिक सेल क्या है, डेनियल सेल क्या है, कंप्लीट हम इसके अंदर जानेंगे बैटरी के अंदर। तो ये हमारे पास पहला जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट इस तरह से हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे कवर। सबसे पहले मान लीजिए हम एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास प्लान बनना जरूरी है, ठीक है। पहला हम जो सबसे पहले स्ट्रेटेजी हम अपनी बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, हमारा टारगेट रहेगा HSSC एलएम का। तो इस टारगेट को हमें हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है प्लान बनाना जरूरी है। बिना प्लान के हम चलेंगे तो हम क्या है कि इधर उधर क्या भटक सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास प्लान है, अगर हमने क्या स्ट्रेटेजी बना रखी है तो हम कहीं पर नहीं भटकेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे और क्या आगे बढ़ते रहेंगे इसके अंदर, और हमारा लक्ष्य हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए हमारे पास पार्ट 2 के अंदर बात करते हैं। पार्ट 2 हमारे पास क्या है, विद्युत मशीन। लिखा सिर्फ मैंने एक ही नाम है विद्युत मशीन, इन सब से क्या है सबसे लेंथी पार्ट होता है विद्युत मशीन का, एक ही नाम लिखा है सिर्फ मैंने यहाँ पर विद्युत मशीन, ठीक है। अब विद्युत मशीन के अंदर भी क्या है, क्या क्या पार्ट आता है देखिए। सबसे पहले बताता हूँ, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, एसी हमारे पास इंडक्शन मोटर होगी, उसके बाद सिंक्रोनस मोटर रहेगी, उसके बाद क्या अल्टरनेटर रहेगा, फिर क्या होगा इंडक्शन मोटर है सिंगल फेज की, और उसके अलावा भी काफी मोटर होती है, रिपल्सन मोटर होती है, एस चार्ज मोटर होती है, स्टेरिसिस मोटर रहती है, यूनिवर्सल मोटर रहती है, ठीक है, रिलक्टेंस मोटर रहती है। ये सारी भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। इस पार्ट को मैं क्या है साथ साथ में रखूंगा एक साइड में, और दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करेंगे एक साइड में, ठीक है ना। डेली की इसकी भी क्लास रहेगी आपकी, और एक क्लास क्या है इनमें से जैसे टॉपिक हमारे कवर होते जाएंगे वो हम कवर करेंगे। डेली की आपकी 2 क्लास रहेगी, ठीक है, 2 क्लास रहेगी। और लगभग क्या है टाइमिंग की बात करें तो लगभग आपको 2.5 घंटे डेली की क्लास मिलने वाली है, ठीक है। मैक्सिमम ही हो सकता है 2.5 घंटे से ऊपर ही टाइम आपको मिल सकता है, ठीक है। पार्ट 3 की बात करें, पार्ट 3 में क्या होता है हमारे पास बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है, लेकिन यहां से एग्जाम के अंदर फिक्स है इन दोनों चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से आप लिख लीजिए, फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक तो मापन यंत्र यानी कि EMI बोलते हैं इन्हें, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मापन यंत्र हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता है इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति। प्रदीप्ति का मतलब क्या होता है, प्रदीप्ति का मतलब है जैसे हमारे पास क्या है जितनी भी लाइट की बात करते हैं ना, जैसे बल्ब वगैरह हमारे पास होता है, इन्हें हम बल्ब को टेक्निकल नाम क्या देते हैं, बल्ब को ट्यूबलाइट आपने घर में यूज कर रखी है, ट्यूबलाइट का टेक्निकल नाम क्या है, ठीक है। इस तरह से सारा बात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यहाँ पर इल्यूमिनेशन के अंदर। पार्ट 3 हमारे पास कंप्लीट यहाँ तक। पार्ट 4 अलग से क्या है अपना मेटर रोल निभाएगा यहाँ पर। पार्ट 4 के अंदर बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे। आपने देखा होगा हरियाणा लाइनमैन का अगर आपने पिछला एग्जाम दिया है, ठीक है, अगर आपने पिछला एग्जाम दिया है तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे और बच्चे यहाँ पर मार खाते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिकल तो वो कवर कर लेते हैं, दिक्कत कहाँ आती है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में दिक्कत आती है, जैसे कि डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ओपेम की बात करें, एम्पलीफायर की बात करें, मल्टी वाइब्रेटर की बात करें, ये सारी क्या है यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसके अंदर,
बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है, पार्ट 4 तक। पार्ट 5 अलग एक क्या रोल है किसका, पावर सिस्टम का। ये पूरा क्या है, सब स्टेशन वगैरह, पावर जनरेशन जैसे हमारे पास होता है, थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, टाइडल एनर्जी है, विंड पावर प्लांट है। ये सारा हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे, पावर सिस्टम के अंदर। सब स्टेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, कहाँ पर किस लिए काम आते हैं, सारा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे पावर सिस्टम के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पार्ट 6 है, जिसके अंदर जो भी टॉपिक यहाँ पर बचा हुआ है, यानी एक्स्ट्रा बातें डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। एक दो आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक तो हम वायरिंग की बात करते हैं ना, वायरिंग, घरों के अंदर जो वायरिंग करते हैं वहां से भी काफी क्वेश्चन पूछते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक मशीन की जो वाइंडिंग करते हैं वो भी हम यहाँ पर ही कवर करेंगे। एक जो इलेक्ट्रिसिटी रूल्स वगैरह होते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप में जो भी अन्य बातें बच गई वो मैंने क्या है पार्ट 6 के अंदर रखी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है पूरा स्टडी प्लान रहेगा। ठीक है, पूरा स्टडी प्लान मैंने आपको बना दिया कि किस किस टाइप में हम स्टेप बाय स्टेप क्या है आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को यहाँ पर क्या है HSSC ALM को प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, तो ये पूरा आपने स्टडी प्लान देख लिया होगा किस टाइप में मैंने आपको सारा क्या एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। और अब हमारी क्या है, आप सभी को मैंने बता भी दिया था कि 1 तारीख से क्या है, 1 अगस्त से, यानी कि परसों ही की बात है। आज ये क्लास जो रिकॉर्ड हो रही है वो 30 जुलाई की रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये क्लास जो है वो। ठीक है ना, तो 1 अगस्त से क्या है लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। 1 अगस्त से आपको लाइव क्लास मिलेगी बिल्कुल रेगुलर। ठीक है ना, 1 अगस्त से आपको लाइव क्लास मिलेगी। तो जो भी बच्चा इच्छुक हो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए और HSSC के अंदर फाइनल सिलेक्शन करने के लिए, तो वो क्या है हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, तो ये मैं सभी को रफ कर देता हूँ। आप सभी ने क्या है, अगर किसी ने नोट डाउन करना है तो वो नोट डाउन कर सकते हो। अगला हमारे पास जो कंप्लीट बात रहेगी, अब मैं आपको एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, कुछ एक बच्चे देख सकते हैं कि टॉपिक जो हमारा रहेगा वो किस टाइप में हम डिस्कस करने वाले हैं सारी बातें। तो सबसे पहले जो टॉपिक मैं रखूंगा वो हमारे पास क्या रहेगा, वो रहेगा कौन सा, एक तो रहेगा चालक का। ठीक है ना, दूसरा हमारे पास चालक के बाद क्या होता है, कुचालक होता है। बिल्कुल आराम से सारी बातें डिस्कस करेंगे, कोई जल्दबाजी में नहीं करने वाला। ठीक है, जब तक आपको पॉइंट समझ ना आए तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, सभी को समझ आना जरूरी है। कुचालक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, नेक्स्ट रहेगा अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक रहेगा। अब इन तीनों के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, क्या कुछ इसकी कंडीशन होती है और क्या क्या इनके अंदर पॉइंट बनते हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, डेली लाइफ के अंदर किसी भी हम बात करें तो अपने घरों के अंदर भी हम क्या चालक भी यूज करते हैं, कुचालक भी यूज करते हैं और अर्धचालक भी यूज करते हैं। ठीक है ना, डेली लाइफ के अंदर है, अपने घरों के अंदर है, सब स्टेशन में है, सभी जगह के आपको ये तीनों चीज तो देखने को मिल ही जाएगी। ओके, अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले चालक की। तो चालक का क्या पॉइंट बनता है आप सभी को पता होगा, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चालक का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या होता है, चालक का मतलब क्या होता है, कंडक्टर। कंडक्टर का क्या काम होता है, जिसके अंदर आसानी से धारा फ्लो हो सके उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, एग्जाम में कोई नहीं पूछता ये बातें, बस मैं आपको डायरेक्ट ये बातें बता रहा हूँ कि चालक का मतलब क्या होता है, जिसमें धारा आसानी से प्रवाह हो सके। ठीक है, जिसके अंदर धारा आसानी से फ्लो हो सके, प्रवाह हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। ठीक है, कुचालक क्या होता है, कुचालक हमारे पास क्या है, जिसमें धारा आसानी से प्रवाह ना हो सके। ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कुचालक। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अर्धचालक की बात करें, जिसके अंदर धारा आसानी से फ्लो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दोनों कंडीशन किसके अंदर आएगी, ये आता है हमारे पास अर्धचालक के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर, लेकिन कुछ लिमिट भी होती है इसकी। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से। अगला पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, चालक का। चालक का नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, चालक का नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यही होता है कि चालक के अंदर धारा फ्लो होगी तो इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आपको क्या पूछेंगे, इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपको ये बताना है।
तो चालक के अंदर हमेशा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, 4 से कम होते हैं। इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन 4 से क्या होता है, कम होता है। ट्रिक देखिए क्या होता है, चालक को हम क्या लिखते हैं, चालक को हम बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। सी से क्या बनता है, कै बनता है हमारे पास, कै लिखते हैं सी से, तो कै से क्या रहेगा, कम, यानी 4 से जिसके अंदर कम है वो हमारे पास क्या चालक होगा। क्या कम है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जो हमारे पास जो हम एक एटम बनाते हैं, परमाणु का जो संरचना बनाते हैं, उसके अंदर लास्ट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना, उसे हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। परमाणु के बारे में बिल्कुल डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक करेंगे, वहां पर पूरा मैं आपको परमाणु के बारे में बताऊंगा भी, जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, प्रोटॉन की खोज किसने की है, इस तरह से सारे हम क्या है वहां पर डिस्कस करेंगे। यहां पर आप ध्यान रखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 से कम होता है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, चालक के अंदर नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या बनता है, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 4 से कम है, अगर हमारे पास चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, तो जो हमारे पास कुचालक के अंदर कितने होंगे, फिर आपको ये पूछ ले जो कुचालक है, कुचालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, आपको ये पूछ ले, तो आप ये बताइए कुचालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होते हैं इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, याद रखने का तरीका देखिए, कुचालक को हम बोलते हैं इंसुलेटर, आपको पता हो कुचालक को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। अब इंसुलेटर बोलेंगे, आई का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, याद रखने का तरीका है, आई का मतलब इंक्रीज होता है, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, ज्यादा, यानी कि इसके अंदर क्या 4 से ज्यादा होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास अर्धचालक की बात करें, तो अर्धचालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 के बराबर ही होंगे, इक्वल होंगे 4 के, ठीक है। यहां तक आपको पता चल गया होगा। अगला पॉइंट क्या बनेगा, चालक का जो तापक गुणांक होगा, चालक का जो तापक गुणांक होता है वो क्या होता है, चालक का तापक गुणांक है, ये हमारे पास होता है पॉजिटिव तापक गुणांक, धनात्मक तापक गुणांक होता है चालक का। अर्धचालक का जो कुचालक का हमारे पास तापक गुणांक क्या रहेगा, कुचालक का तापक गुणांक क्या रहता है, कुचालक का तापक गुणांक हमारे पास होता है नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अर्धचालक का तापक गुणांक आपको पूछ ले, तो अर्धचालक का जो तापक गुणांक है वो क्या होगा, ये भी नेगेटिव ही होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे तापक गुणांक का मतलब क्या हुआ, क्या बोलते हैं तापक गुणांक को, तो देखिए तापक गुणांक को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। तापक गुणांक को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं तापक गुणांक को। और हमारे पास इसका तापक गुणांक क्या है, नेगेटिव है, इसका क्या है, चालक का पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव आपने बता तो दिया जी, आप इनका मतलब भी समझाइए ना, बिल्कुल समझाएंगे। देखिए मतलब क्या रहेगा इनका, मतलब यही रहेगा कि मान लीजिए हमने बोला टेम्परेचर को भी, टेम्परेचर को बोला भी आप बढ़ो, ठीक है, टेम्परेचर को बोला आप आगे बढ़ो। तापक गुणांक का क्या मतलब है, टेम्परेचर की बात चल रही है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बोल दिया, टेम्परेचर बोला मैं तो बढ़ूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध भी बोलेगा मैं भी टेम्परेचर के साथ में बढ़ना चाहता हूँ, बढ़ूंगा। समझ गए बात आप, ठीक है। उसका मतलब ये तो हमारे पास पॉजिटिव तापक गुणांक का मतलब होता है कि पॉजिटिव है दोनों, यानी कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, दोनों क्या है आपस में बात कर रहे हैं, यानी कि क्या है एक दूसरे क्या है जिद कर रहे हैं आपस में, ठीक है ना। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, बीच बीच में हरियाणवी भी आ सकती है, बागड़ी भी आ सकती है, ठीक है ना, मिक्स थोड़ी सी चल रही है, आप मैनेज कीजिए। अगला हमारे पास क्या रहेगा, इसका जो तापक गुणांक की बात करें इंसुलेटर की, तो इसका तापक गुणांक का मतलब क्या है, ये इसमें बोल रहा है टेम्परेचर भी मैं तो बढ़ूंगा, मैं तो ऊपर हमेशा जाऊंगा, ठीक है। लेकिन इसमें रेजिस्टेंस ने क्या बोला, मैं नेगेटिव हूं, तो इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसके विपरीत काम करेगा, कौन, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। समझ आगे बात। अगला हमारे पास क्या है, अर्धचालक की बात करें, अर्धचालक के अंदर क्या बोलता है, अर्धचालक के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो कुछ लिमिट तक क्या है हमारे पास प्रतिरोध भी बढ़ सकता है, लेकिन कुछ लिमिट के बाद क्या है प्रतिरोध घट भी सकता है। वो लिमिट में आपको क्या है नोट करूंगा, बिल्कुल आगे डिटेल से पढ़ेंगे तब, ठीक है ना।
तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, अर्धचालक की। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। ओके, और थोड़ा सा हम आगे इसको और एक्सप्लेन करते हैं। तो ये मैं सारा पॉइंट, दो पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, इनको मैं रफ कर रहा हूँ। एग्जाम, अगर पिछला एग्जाम आपने दिया है हरियाणा के अंदर, अगर प्रोटेक्शन असिस्टेंट का एग्जाम आपने दिया है, अगर आपने इंस्ट्रक्टर का एग्जाम देखा है, जिस भी बच्चे ने क्या है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो तैयारी कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, एलएम की तैयारी कर रहे हैं, और पिछले एग्जाम अभी तक उन्होंने नहीं देखे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। पिछले एग्जाम एक बार आप चेक कीजिए, पिछले एग्जाम के अंदर क्या क्या आया हुआ है। हमें उन्हीं के हिसाब से पढ़ना है सारा पॉइंट। आपने देख लिया होगा जितने भी हरियाणा के अंदर एग्जाम हो रहे हैं, अभी लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं, लगभग क्या है कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट मोड पे चल रहे हैं। ठीक है ना, हरियाणा के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं रिपीट मोड पे चलते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, हरियाणा के अंदर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हुआ था, वायरमैन इंस्ट्रक्टर का, अगर आपको पता हो तो, इलेक्ट्रिशियन इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हुआ था। और उससे अगले दिन एग्जाम था कौन सा, उससे अगले दिन एग्जाम था वायरमैन इंस्ट्रक्टर का। तो इलेक्ट्रिशियन इंस्ट्रक्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी मान लीजिए 40 क्वेश्चन थे टेक्निकल के, उसमें से 12 क्वेश्चन डिट्टो कॉपी वायरमैन वाले एग्जाम के अंदर पूछ लिए गए। तो देखिए कितना क्या रिपीट मोड चल रहा है। 12 क्वेश्चन कम से कम मायने रखते हैं 12 क्वेश्चन। अगर यकीन ना हो तो आप पेपर चेक कीजिए एक बार। आपको पेपर चेक करना है कौन सा, इलेक्ट्रिशियन इंस्ट्रक्टर हरियाणा के अंदर और वायरमैन इंस्ट्रक्टर हरियाणा के अंदर कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, आप खुद चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने भी पुराने पेपर हुए हैं हरियाणा के अंदर, हमें उनकी दृष्टि से सारा पॉइंट कवर करना है। और इस जो मैंने पॉइंट ये करवाया है, एग्जाम उठाकर देखिए वहां पर यहां से कितने क्वेश्चन उसके अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है ना, आप एक बार पेपर उठाकर देखो तब पता चलेगा यहां से कितने क्वेश्चन आपको वहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, डिट्टो क्वेश्चन ये आया हुआ है मुक्त इलेक्ट्रॉन वाला, इसके अंदर इंसुलेटर में कितने होते हैं, प्रोटेक्शन असिस्टेंट के अंदर। ठीक है ना, अगर किसी ने दिया तो उसको पता होगा। अर्धचालक के अंदर पूछा गया कितने होते हैं। ठीक है, तभी मैंने ये सारे पॉइंट आपको करवाए हैं, और ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। स्टिक पॉइंट बिल्कुल करवा रहा हूं आपको मैं। अगला पॉइंट हम और डिस्कस करते हैं, इसको कर देते हैं रफ, क्योंकि अब आपको जागना पड़ेगा। हरियाणा के अंदर एलएम का जो एग्जाम हो रहा है टेक्निकल की, आपको क्या है जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी, हल्के में आप नहीं ले सकते। ठीक है, और कहीं ये ना हो कि अदर स्टेट वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने भी क्या है, मान के चलिए कम से कम बात करें तो 10 या 20% बच्चों ने क्या है अदर स्टेट वालों ने भी अप्लाई कर रखा है हरियाणा लाइनमैन के लिए। क्योंकि हरियाणा लाइनमैन की जॉब जबरदस्त जॉब है, हरियाणा के अंदर काफी बढ़िया पे स्केल मिलता है। इतना तो हरियाणा के अंदर कर्नल का पे स्केल नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो इसीलिए क्या है अदर स्टेट वालों ने क्या है यहाँ हरियाणा के अंदर क्या अप्लाई कर रखा है। मेरे पास कोटा से फोन आया था एक स्टूडेंट का, उसने बोला मुझे हरियाणा के अंदर ये लाइनमैन लगना है। ठीक है, आप तैयारी बताओ किस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है ना, तो आपको भी अब तैयारी क्या है जबरदस्त तरीके से करनी है। तो अगला पॉइंट देखिए हमारे पास क्या क्या रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, एक हमारे पास होता है एनर्जी बैंड की बात करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा एनर्जी बैंड के बारे में बताऊंगा, उसके बाद ये पॉइंट हम यहाँ पर रखूंगा। एनर्जी बैंड का मतलब क्या रहता है, एनर्जी बैंड का मतलब ये रहता है कि एक हमारे पास ये क्या है, 2 बैंड बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या रहता है, एक रहता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। ठीक है ना, संवहन बैंड जिसे बोलते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, एक होता है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। ठीक है, 2 बैंड होते हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास कंडक्टर जो है, और एक पॉइंट और ध्यान रखिए यहाँ पर, इनके बीच का जो गैप है, इसे इस गैप को भी पूछा गया है हरियाणा के अंदर। इस गैप को क्या बोलते हैं, अगर आपने पेपर चेक किया हो तो इस गैप को क्या बोलते हैं, इस गैप को हमने नाम दिया है एक तो एनर्जी गैप। ठीक है, या फिर आपको याद रखना है फोरबिडन गैप, फोरबिडन गैप भी आप याद रख सकते हो। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया था, फोरबिडन गैप कौन सा होता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ये होता है कंडक्शन बैंड, ये होता है वैलेंस बैंड। यहां पर इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। ठीक है, एनर्जी बैंड की बात चलती है यहां पर। अब हमारे पास क्या रहेगा, चालक की बात करें। चालक के अंदर आप सभी को पता है धारा आसानी से फ्लो होती है। तो धारा आसानी से फ्लो होगी तो क्या कंडीशन रहेगी, तो हमारे पास कंडीशन रहती है कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, वैलेंस बैंड है, तो यहां पर इसके ऊपर ही क्या रहेगा, इसके ऊपर ही हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड रहेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड है।
ये एक दूसरे से क्या रहेगा, एक दूसरे से ऊपर नीचे रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे से ओवरलैप रहेगा। जैसे मान लीजिए, मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, वैलेंस बैंड है और इसके एक हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड ऊपर वाला है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। तो अगर चालक है, कंडक्टर है, तो उसके अंदर क्या है, ये ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है ना, ओवरलैप हो जाएगा, इसके अंदर ओवरलैप हो गई, तो इसके अंदर क्या धारा आसानी से फ्लो हो सकती है इस कंडीशन में, ठीक है। अब आपको पूछ सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर एनर्जी गैप कितना होता है, तो इसके अंदर एनर्जी गैप होता है नहीं, आप बोल सकते हो इसके अंदर तो क्या होता है, एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं जी, ठीक है ना, एक दूसरे के क्या है, ऊपर नीचे होंगे, ओवरलैप होंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, ये क्या दे रखा है, देखिए एक हमारे पास होता है वैलेंस बैंड, ठीक है, यहां पर दिया हुआ है, एक हमारे पास क्या रहता है, एक रहता है कंडक्शन बैंड, ठीक है ना, सिंपल से पॉइंट है, बिल्कुल टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं हम, एक्स्ट्रा ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, डायरेक्ट आपको यहां से एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन। अब क्या बात है, इंसुलेटर के अंदर यानी कुचालक के अंदर जो ये गैप होता है, वो बोलते हैं 5 इलेक्ट्रोवोल्ट तक, क्या ये आपको गैप देखने को मिल सकता है। एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, भी आप ये बताइए इंसुलेटर के अंदर, कुचालक के अंदर जो हमारे पास कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, इन दोनों के बीच में गैप कितना होता है, फॉरबिडन गैप कितना होगा, तो 5 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है फॉरबिडन गैप इन दोनों के अंदर। ओके, अगला देखिए पॉइंट क्या रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये रहता है, अगर हम बात करें अर्धचालक की, तो अर्धचालक की क्या कंडीशन रहेगी, अर्धचालक की कंडीशन ये रहेगी कि ये हमारे पास अगर है वैलेंस बैंड और ये है अगर हमारे पास कंडक्शन बैंड, तो अब इन दोनों के बीच में जो गैप रहेगा ये वाला, ये गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं सिर्फ 1 इलेक्ट्रोवोल्ट तक गैप रहता है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में जो गैप रहता है वो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट है। यहाँ बनाने में थोड़ा सा गैप ये सेम सा लग रहा है, लेकिन ये गैप क्या है, रियल में कम होता है, ठीक है ना। यहाँ मैं सही से बना देता हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि आप समझोगे ये गैप और ये गैप तो सेम ही लग रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्या है, ये बना देना है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे ये गैप और ये गैप कितना है। तो ये हमारे पास होती है कंडीशन किसकी, अर्धचालक की, यानी कि सेमी कंडक्टर की, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि चालक की कंडीशन क्या होती है, उसके बाद कुचालक की कंडीशन क्या होती है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, अर्धचालक की कंडीशन क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट और डिस्कस करते हैं, देखिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बनेगा, अगला पॉइंट हमारे पास है, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आप ये बताइए चालक के अंदर जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता, ठीक है, चालक के अंदर प्रतिरोधकता, यानी कि इसके अंदर हम बोलते हैं रो, रो से लिखते हैं प्रतिरोधकता को। तो रो होती है हमारे पास चालक के अंदर, तो ये क्या होती है, ये होती है हमारे पास कम, वेरी लो, बहुत कम, ठीक है। और चालक के अंदर हम बात करें चालकता की, चालक के अंदर चालकता जिसे हम किससे लिखेंगे, सिग्मा से लिखेंगे, और सिग्मा का हमारे पास क्या रहेगा, चालक के अंदर ये रहता है हाई, यानी कि बहुत ज्यादा। और इसी हिसाब से कुचालक के अंदर प्रतिरोधकता क्या होती है, कुचालक के अंदर प्रतिरोधकता होती है हाई, हाई यानी कि हम रो लिख दिया मैंने डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है ना, रो लिखा हुआ है। और हमारे पास इसमें क्या है, सिग्मा है, सिग्मा हमारे पास क्या रहेगा, सिग्मा हमारे पास क्या रहेगा, यस रिप्लाई करें एक बार, सिग्मा इसके अंदर क्या रहेगा, कुचालक के अंदर सिग्मा रहता है लो, ठीक है, यानी कि चालकता इसके अंदर रहती है कम इंसुलेटर के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे। अब एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं कि प्रतिरोधकता की यूनिट आप बताइए और चालकता की यूनिट आप बताइए क्या होती है, ठीक है ना। अगर आपने एग्जाम उठाकर देखा, हरियाणा वाला लाइनमैन वाला भी एग्जाम उठाइए आप, हरियाणा लाइनमैन का एग्जाम उठाइए, उसके अंदर रजिस्टिविटी की इकाई पूछी गई है और प्रतिरोधकता की इकाई पूछी गई है। अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहाँ पर अभी समझा देता हूँ, देखिए। और ये बात भी हम आगे डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल से कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ठीक है ना, सारी इकाई हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। हमारे पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बटा A,
फॉर्मूला हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ रो की बात करूंगा। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? रो हम एक साइड में रखेंगे, ए जाएगा ऊपर, आर के गुना में जाएगा ए, ठीक है, गुना में गया। एल आएगा नीचे इस साइड में, नीचे आ गया, ठीक है। आर की इकाई क्या होती है? आर होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जिसे बोलते हैं। प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? मैंने यहाँ पर लिखा ओम। गुणा में ए क्या होता है? ए होता है हमारे पास एरिया, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है। लिखिए यहाँ पर, ये क्या होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये हमारे पास होता है ए, और एल क्या होता है? एल होती है लंबाई, ठीक है। एल क्या होगा? लंबाई होगी। तो एरिया की इकाई हमेशा क्या होती है? एरिया की इकाई होती है मीटर स्क्वायर, बटा में क्या रहेगा? एरिया की इकाई मीटर स्क्वायर है, तो एल यानी कि लंबाई की इकाई क्या होती है? हमेशा मीटर ही होती है, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा एक, तो बचेगा क्या? बचेगा ओम, ओम गुणा में मीटर बचेगा। तो ये इकाई किसकी बन गई? ये इकाई हमारे पास बन गई रो की इकाई, यानी कि रो को हम क्या लिख सकते हैं? रो को हम लिखते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोधकता, या फिर आपको लिखा मिलेगा स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, जिसकी इकाई है ओम मीटर। लेकिन एक पॉइंट और यहां पर आपको सीखने को पता होना चाहिए, ये पॉइंट कौन सा है? देखिए, राजस्थान के अंदर क्या है, इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हुआ, तो उसके अंदर पूछा गया कि आप ये बताइए विशिष्ट प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी, तो उसमें वहां पर ओम मीटर नहीं दे रखा था, तो वहां पर क्या किया हुआ था? वहां पर दिया हुआ था ओम सेंटीमीटर। तो इसकी छोटी इकाई आपको पूछ ले तो ओम सेंटीमीटर भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट सारे मैंने आपको जो अभी डिस्कस किए अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे क्या है हरियाणा लाइनमैन की तैयारी करने के लिए इच्छुक हो, तो वो देरी ना करें, वो क्या है तुरंत क्या है जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को क्या है रेगुलर कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास मान लीजिए 2 महीने का टाइम है, मैक्सिमम टाइम आपको बता रहा हूँ 2 महीने का, कम भी हो सकता है। अगर टाइम कम होगा तो हम क्या है क्लास का टाइम भी ज़्यादा कर देंगे, यानी कि अभी मान लीजिए मैं आपको 2.5 घंटे दूंगा डेली का, ठीक है। तो उस वजह से क्या है टाइम कम हुआ, एग्जाम जल्दी हुआ हमारा, अगर एग्जाम के एलएम का जल्दी हुआ तो क्लास का टाइम हम क्या कर देंगे? ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। आपको अच्छी तरह से सहूलियत मिलनी चाहिए कि आप किस तरह से तैयारी कर सकते हो हरियाणा लाइनमैन की। टेक्निकल को आप नहीं भूल सकते, टेक्निकल करना पड़ेगा, ये मत समझना भी नॉन टेक्निकल तो मुझे आ ही रहा है, टेक्निकल को हम छोड़ देते हैं एक बार, टेक्निकल जितना होगा उतना ठीक है। सबसे ज्यादा सिलेक्शन कौन दिलवाएगा? टेक्निकली दिलवाएगा, ये मत समझना भी मेरा सब्जेक्ट है तो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं। लगभग जितने ही बच्चों की मेरे पास कॉल आई है, जितनी इंक्वायरी मिल रही है मुझे, एक ही बात बोले जी हमें टेक्निकल करना है, नॉन टेक्निकल तो हमने कर रखा है, ठीक है ना। सारी बातें यही बोलते हैं। कैसे कर रखा है? क्योंकि हरियाणा लाइनमैन का पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम है 8 अगस्त को, तो लाइनमैन वाले जितने भी बच्चे हैं 80% या 90% जो बच्चे हैं वो कांस्टेबल की तैयारी करने में जुटे हुए हैं। अभी उन्होंने थ्योरी उठाई भी नहीं है, कांस्टेबल की तैयारी वो कर रहे हैं, तो उनका नॉन टेक्निकल पार्ट तो काफी अच्छा मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या है? नॉन टेक्निकल पार्ट आप सभी का बढ़िया है, अब आपको क्या है इसको स्ट्रॉन्ग करना है टेक्निकल पार्ट को, और काफी बढ़िया चांस है। 1300 पोस्ट की बात करें तो 1300 पोस्ट काफी अच्छा मौका है, ये मौका बार बार नहीं आने वाला। नेक्स्ट भर्ती आप बोल रहे हो 3500 वैकेंसी आएगी, पता नहीं कितनी वैकेंसी आएगी, वो कंफर्म नहीं है, वो आएगी तब ही मानेंगे, ठीक है ना। अभी इस वैकेंसी जो वैकेंसी आई हुई है इसका तो हम फाइनल करें ना सब कुछ, ठीक है। अब आप क्या तैयारी में आप अच्छी तरह से जुट जाइए, और टेक्निकल तैयारी में क्या आप रेगुलर हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू।